आप सभी प्रेस के बंधुओं का इस अति महत्वपूर्ण विषय पे आज के प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली से सांसद आदरणीय बांसुरी स्वराज जी आपको संबोधित करेंगी। मेरे साथ डायस पे कार्यालय मंत्री माननीय श्री ब्रजेश राय जी हैं। मैं माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी को कहूँगा आपको संबोधित करें। धन्यवाद यासिर भाई। मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई यासिर जिलानी जी, मंच पर आसीन मेरे छोटे भाई आदरणीय ब्रजेश राय जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए। मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ और वो है भारत का यूनियन बजट 2026-2027। मित्रों, ये एक ऐतिहासिक बजट है। देखिए, बजट का परिचय कभी केवल मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं होता। ये ऐसा बजट है जो दूरदर्शी है, जो दूरगामी है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जो विकसित भारत की नींव को और सुदृढ़ करता है। दिस इज द 80th बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा कंटिन्यूअसली दिया गया 9वां बजट है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। और कहीं ना कहीं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का 9वीं बार ये बजट पेश करना ये भी दर्शाता है दैट द इंडियन इकोनॉमी इज इन वेरी सेफ हैंड्स। और हाँ, नारी शक्ति के सशक्तिकरण को, नारी शक्ति के मानवीय रूप को तो परिलक्षित करता ही है। ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है और इसीलिए ये कर्तव्य परायण की भावना को निहित कर कर ये बजट चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाला ये बजट है। मित्रों, आपने देखा होगा कि 21st सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट है। ये ऐसा बजट नहीं है जो केवल एक सेक्टर की बात करता है, ये हर वर्ग, हर सेक्टर की बात करता है। और एक ऐसा बजट है जो अगले 25 साल का विजन रखता है, यानी 25 साल का विजन, 5 साल का प्लान और 1 साल का ये बजट। युवा शक्ति को इस बजट के केंद्र बिंदु बनाया गया है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो युवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं उन पर विशेष ध्यान गया है। मैं सबसे पहले तो आईटी सेक्टर की बात करना चाहूंगी। ये एक ऐसा बजट है जो डिजिटल एक्सपेंशन से अब भारत को डिजिटल सोवरेनिटी की तरफ लेकर जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इम्पेटस दिया गया है। यानी भारत में केवल स्मार्टफोन के ही पुर्जे नहीं बनेंगे, केवल स्मार्टफोन ही नहीं बनेगा, बल्कि चाहे जेसीबी हो, चाहे अस्पतालों में लगने वाली लिफ्ट हो, एक एक चीज में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इस बजट ने प्रावधान करे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो, यह सुनिश्चित करा है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इंडियन सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0 को लॉन्च करता है ये बजट। आप देख रहे होंगे कि 100 करोड़ रुपए के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स 30 से ज्यादा कंपनियों में और इंडस्ट्री फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रावधान इस बजट में करे गए हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि चिप एंड आईटी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में भारत में आत्मनिर्भरता हो, सेल्फ रिलायंस हो। यही नहीं, लिथियम एंड आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उन पर ड्यूटी में एग्जेम्पशन दी गई है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है सोडियम एंटीमोनेट की, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाता है, उसमें भी टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ग्रीन एनर्जी की जनरेशन और एनर्जी की स्टोरेज दोनों को सुगम करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए इस बजट में प्रावधान करे गए हैं।
एक टैक्स हॉलिडे दी गई है 2047 तक उन सभी विदेशी कंपनियों को जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि भारत में एक डेटा आईटी सेंटर बनाया जाए। ये जो एआई ड्रिवन डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए ये प्रावधान करे गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि ये जो रिलेटेड एंटिटीज हैं, यानी क्लाउड स्टोरेज से जो एंसिलरी एंटिटीज हैं, उनको भी 15% का सेफ हार्बर देता है और उनकी जो मार्जिन की कॉस्ट है उसको घटाता है। ये एक प्राइस सर्टेनिटी भी प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं जो एआई ड्रिवन डिमांड है, वो भारत में ये कैपेसिटी 8 गीगावाट्स तक पहुंच जाएगी 2030 तक, और ये उस बात को बूस्ट भी करता है, उसमें इम्पेटस भी देता है। एआई की बात करें तो एआई का प्रयोग हमारी आम जिंदगी में किस तरह उसकी एप्लीकेशन हो, उसका भी ध्यान दिया गया है। भारत विस्तार से हमारे देश के अन्नदाता को भी सुगमता मिलेगी और ज़्यादा आसानी मिलेगी। भारत विस्तार एक ऐसा एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे देश के फार्मर्स, हमारे कृषि एक्चुअली में जाके क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन रियल टाइम में ले सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की, तो ये एक नया उभरता हुआ सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, जो बहुत ज़्यादा यूथ ड्रिवन है। ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ है कि जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी हमारे गेमर्स हैं, जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑडियो विजुअल एनिमेशन रिलेटेड सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको इम्पेटस देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर यह सुनिश्चित करा गया है इस बजट ने कि 15,000 से ज़्यादा स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। यानी भारत के टैलेंट पूल का केवल विस्तार ही नहीं होगा, वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग दैट वी आर होनिंग द स्किल्स। मित्रों, ये नए आयाम हैं जॉब क्रिएशन के। इस बजट की अगर मैं बात करूं तो 23% एक्सपेंडिचर जो टोटल होगा, यानी 2.2 लाख करोड़ टारगेट करा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और ये फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और जॉब क्रिएशन पर। इसका अर्थ ये हुआ कि मनी जो है, यानी पैसा जो है, वो भारत के डेवलपमेंट में दिया जा रहा है। जब भी किसी भी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आप पैसा ज्यादा देते हैं तो एक मल्टीप्लाइंग फोर्स की तरह काम करता है। यही नहीं, इन्होंने ये भी सुनिश्चित करा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.3% तक आकर टिक जाए, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो। यानी इस बजट में आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस भी दिख रही है। इस बजट में आपको विकसित भारत की नींव को और सुदृढ़ करने के नए आयाम भी दिख रहे हैं। इस बजट में युवा शक्ति को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर और नए नए इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएटर की भूमिका वो निभा पाए, इसके प्रावधान भी करे हैं। कल कमलजीत सहरावत जी आने वाले दिनों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो वो नारी शक्ति पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करेंगी और उनका केंद्र बिंदु वो होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो मेरे देश की बच्चियों की एजुकेशन को सुगम करने के लिए इस बजट ने ये प्रावधान भी दिया है कि भारत के हर जिले यानी हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाए। आप जानती हैं कि भारत की बेटियां स्टेम फील्ड में, साइंस के बाकी फील्ड्स में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, लेकिन अगर उनके रहने के प्रावधान या उनके रहने की जगह सुरक्षित नहीं हो तो फिर बच्चों के लिए या खासकर की बेटियों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस एक डिसीजन से कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए आप हॉस्टल बनाएंगे, मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया कि मेरी बेटियां और ज़्यादा आकर योगदान दे पाएंगी, निश्चिंत होकर योगदान दे पाएंगी। मित्रों, ये एक ऐसा बजट है जो भारत की वैश्विक पटल पर भूमिका को रीडिफाइन करता है, और ये बात आपने कल ही देख ली। पिछले 8 महीनों से भारत अभूतपूर्व
ट्रेड डील साइन कर रहा है एक के बाद एक, और ये हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से। चाहे वो भारत न्यूजीलैंड डील हो, चाहे भारत यूके डील हो, चाहे वो भारत ओमान डील हो, और हाल ही में जो भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील थी उसे तो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दैट डील अलोन कवर्स 1/4 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। लेकिन कल जो ट्रेड डील भारत ने साइन करी है अमेरिका के साथ, इसने ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम काल का आगाज कर रहा है। टैरिफ्स जो भारतीय गुड्स पर 50% तक लगते थे, जिसमें 25% तो केवल रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे, वो पूरा का पूरा घटकर मात्र 18% पर हो गया है। जितने भी हमारे कंपेटिटर देश हैं उनके मुकाबले भारत पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है 18% का। मैं पुनः कह रही हूं, 50 से 18% लेकर आए हैं मोदी जी, और ये केवल और केवल ये उनके, मैं कहूंगी उनके धैर्य, उनके संयम और उनकी कुशल कूटनीति के परिणाम स्वरूप है। ये जो इतना कम टैरिफ लगा है कंपेटिटर देशों के मुकाबले, ये भारतीय मेड इन इंडियन गुड्स को एक कंपेटिटिव एज देगा यूएस मार्केट में। यही नहीं, जो टेक्नोलॉजी एक्सेस यूएस हमें देता है उसमें भी सुगमता आएगी, यानी भारतीय रिसर्च को, भारतीय मैन्युफैक्चरर को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्सेस अमेरिकी टेक्नोलॉजी के प्रति और आसान हो जाएगा। इस दूरगामी बजट के लिए और इस बजट के आते ही जो एकदम आपने दिखा कि किस प्रकार इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत और यूएस की ट्रेड डील हुई, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और भारत के एक एक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का।